मेरा नाम प्रदीप है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत बार मैं मरते मरते बचा, लेकिन एक समय मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में हमारी सोच से परे भी कुछ है। वैसे आज के टाइम में मैं एक दुकान में काम करता हूँ और अच्छा खासा पैसा छाप लेता हूँ, लेकिन एक टाइम था जब मुझे अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा। जब मैं 20 साल का था तो अपना खर्च चलाने के लिए 15 दिन पहले ही मैं जोमेटो में एक डिलीवरी राइडर बना था। मैं रसोई में काम करने के साथ साथ डिलीवरी भी किया करता, और ऐसे में हमें कभी भी डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ जाता था। ये रात के लगभग 9 बजे की बात होगी। हुआ कुछ यूं था कि उस दिन हमने अपना सारा काम निपटा लिया था और अब हम बस जोमेटो की शॉप को बंद करने ही जा रहे थे कि तभी हमारे सर्विस फोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने फोन उठाया तो मुझे पता चला कि मुझे अभी के अभी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर गांव में खाने की डिलीवरी करनी है। फिर जब मैंने इस गांव के बारे में अपने ही बगल में बैठे हुए अंकुश भाई को बताया तो वो मेरी बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, लेकिन यार उस गांव में तो कोई रहता ही नहीं है, फिर ये डिलीवरी किसने मंगवाई होगी। सच कहूं दोस्तों, उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि उस गांव में कोई भी आबादी नहीं है। वहां के लोग उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह पर बस गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। फिर मैंने उनसे कहा, अरे भैया साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं। और तब जाकर उन्होंने बताया, 7 साल पहले ही वो गांव एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया। और उसके आगे जो उन्होंने बताया वो सच में दिल दहला देने वाला था। मुझे उनकी बातों पर कुछ खास विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने उनसे कहा, अरे भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहां पर अब नए लोग आकर रहने लगे हों और उन्होंने ये खाना ऑर्डर किया हो। मेरी बात सुनकर भैया ने भी हामी भरी, लेकिन वो भी थोड़े चिंतित लग रहे थे। इसलिए मैंने उनसे कहा, अरे देखो भाई, आप चिंता मत करो, डिलीवरी करने का काम मेरा है और वैसे भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना पसंद है, तो आप मैनेजर से बोल देना कि मैं ही उस डेंजर जोन में खाना डिलीवर करके आया हूं। इससे मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और उसके बाद वो काम में लग गए। सच कहूं तो उस वक्त उनकी वो सारी बातें सुनकर मेरा भी दिमाग अंदर से गया था, लेकिन मैं इन चीज़ों में कुछ खास विश्वास नहीं करता, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और फिर थोड़ी ही देर के बाद जोमेटो का वो ऑर्डर लेकर वहां से निकल पड़ा। अंधेरे तक तो फिर भी ठीक ही था, लेकिन अब जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 10:30 बज चुके थे। ऊपर से ठंड का वक्त चल रहा था। ऐसे में मैं सामान लेकर जाता तो मेरा शरीर किसी बर्फ की तरह जम जाता। मेरा मन तो बोल रहा था कि इस डिलीवरी को मैं ना ही करूं तो ही बेहतर है, लेकिन अब जब मैंने इस काम की जिम्मेदारी उठा ही ली थी तो मैं पीछे भी नहीं हट सकता था। इसलिए मैंने तय किया कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। उसके बाद मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और वो खाना डिलीवर करने के लिए निकल पड़ा। उस गांव का रास्ता यहाँ से करीब 20 मिनट का गूगल मैप पर दिखा रहा था। उसका एक कारण ये भी था कि वो पूरा रास्ता कच्ची सड़क से बना हुआ था, जहाँ कभी गड्ढे नजर आते तो कभी पक्की सड़क। अब मैं गूगल मैप की सहायता से वो रास्ता पकड़ चुका था जहाँ पर मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना था। बाद में मुझे भी थोड़ी देर आराम करने के लिए रूम पर पहुँचना था। मैंने लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तो तय कर ही लिया था, लेकिन आगे की सड़क को देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो सड़क
कंकर पत्थर से बनी हुई थी। कभी खाई नजर आती तो कभी एकदम कच्चा रास्ता जिसमें बाइक का चलना बहुत मुश्किल होता। अब मुझे खुद ही पछतावा हो रहा था कि मुझे इस डिलीवरी को करना ही नहीं चाहिए था। किसी तरह मुसीबत को पार करते हुए आखिरकार मैं उस गांव के अंदर पहुंच ही गया। जैसा कि भैया ने मुझे बताया था, उस गांव की स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस गांव को देखकर एक बार के लिए किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन अब मैं उस घर की तलाश में था जहां पर मुझे ये खाना डिलीवर करना था। बाद में मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकालकर मैं उस नंबर पर फ़ोन मिलाने की कोशिश करने लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर ली। लेकिन मेरे बार बार फ़ोन मिलाने के बाद भी वो नंबर अमान्य ही बता रहा था। मुझे थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर मैंने अंकुश भैया को फ़ोन मिलाया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर भैया ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, 5 मिनट के लिए वहीं पर रुक जाओ। अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना कोई नहीं आया तो तुम चुपचाप बाइक लेकर वापस ऑफिस की तरफ आ जाना। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। 5 से 10 मिनट के बीच में वेट करने के बाद मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही मैंने फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो पाया कि वो उसी नंबर से फ़ोन था जिस नंबर से वो ऑर्डर मिला था। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया कि तभी सामने से आवाज़ आई, सुनार के पास वाली गली में पहुंच जाओ और मकान नंबर 11 में आना। वहीं पर हमारा मकान बना हुआ है, जल्दी से खाना लेकर पहुंच जाओ। उस आदमी की बात सुनकर मुझे राहत की सांस मिली। लेकिन अब मेरे सामने मुसीबत ये खड़ी हो गई थी कि मैं वहां की किसी भी गली को नहीं जानता था। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि वहां चारों तरफ बोर्ड लगे हुए थे। ऐसे में मैं ये देख सकता था कि मुझे किस तरफ जाना था। एक तो उस गांव में कुछ गिनी चुनी लाइट थी और वो भी पुराने बल्ब की। ऊपर से उस गांव में इतना सन्नाटा था कि अपनी ही धड़कनों की आवाज भी सुन सकता था। बाद में मैंने धीरे धीरे उस गली को ढूंढना शुरू कर दिया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर में मुझे वो रास्ता मिल ही गया जिस तरफ मुझे जाना था। मैं ठीक मकान नंबर 11 के पास पहुंच गया। और वहीं पर मैंने एक छोटा सा मकान देखा। उस मकान का दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि उस मकान को बाहर की तरफ से लॉक किया गया था। उसके सामने ताला लटका हुआ था। एक बार के लिए उस मकान को देखकर मेरा दिमाग सनक गया था, क्योंकि मुझे तो इसी घर से ये ऑर्डर मिला था। तो ऐसी स्थिति में इस मकान का बंद होना एक अजीब सी चीज थी। उसके बाद मैंने फिर से उसी नंबर पर फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता था। उस नंबर के ऊपर फोन लग ही नहीं रहा था। और फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस घर के अंदर से कोई मोबाइल की टॉर्च लेकर बाहर आ रहा हो। बड़े ही ध्यान से उस मकान के दरवाजे की तरफ देखने लगा। फिर मैंने देखा कि मुझे उस मकान के अंदर से 6 फुट की लंबी कद काठी वाला आदमी अपनी तरफ आता हुआ नजर आ रहा था। उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुझे चैन की सांस मिली। और फिर उसके बाद मैंने अपने बैग से अंदर से सामान निकाल लिया और उसे कुल 890 रुपए बताए। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक काले रंग का रुमाल बांध रखा था, इसलिए मैं उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाया, पर उसका नेचर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, मैं पैसे लेकर नहीं आया हूँ। आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर के अंदर चलिए। उसकी ये बात सुनकर एक बार के लिए मैं उस आदमी को मना तो करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ी ही देर की तो बात है, मैं पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद वो आदमी पीछे के दरवाजे से होता हुआ अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और मैं भी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने उस घर के अंदर का नज़ारा देखा तो मैं हैरान हो गया।
घर के अंदर चारों तरफ लाइट चमक रही थी। बाहर से तो मैंने सोचा था कि यह कोई पुराना खंडहर होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उस घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके बाद उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, इतनी ठंड में आए हो, जरा बैठो, चाय वाय पियो, उसके बाद चले जाना। उस आदमी की बात सुनकर मैं तुरंत ही वहीं पर रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हो। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भरी और फिर उस आदमी ने कहा, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस गांव की एक कहानी बड़ी मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रेत रहता है जो लोगों को अपने घर पर बुलाता है और उनके बदन को फाड़ कर अपनी भूख मिटाता है। ऐसा उसने कई सारे लोगों के साथ किया है। इतना सुनकर मेरे चेहरे पर एक छोटी सी हंसी आ गई। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, यह मॉडर्न जमाना है। इस जमाने में भूत पिशाच को कोई नहीं मानता। ये सब लोगों के दिमाग का केवल वहम होता है बस। मेरी बात सुनकर वो आदमी भी मुस्कुराया और उसने कहा, देखिए भाई साहब, वास्तविकता तो वास्तविकता ही होती है। अब सच्चाई को झुठलाया भी नहीं जा सकता। इसके बाद वो आदमी अपने हाथ में 2 कप चाय लेकर मेरे पास पहुंचा और उसने 1 कप चाय मेरे हाथ में थमा दिया। उस कमरे के अंदर इतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, तो अब मेरा शरीर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। वो आदमी मेरे सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठा। अब की बात उसका चेहरा खुला हुआ था, लेकिन उस आदमी ने उस कमरे की लाइट को ऑफ कर रखा था। बाकी घर में चारों तरफ रोशनी छाई हुई थी। ऐसे में फिर से उसके चेहरे पर अंधेरा था, तो मैं फिर से उसका चेहरा देख पाने में नाकाम था। खैर, फिर उस आदमी ने कहा, चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो इस गांव में बड़ी पुरानी और बड़ी मशहूर दास्तां है। पहले तो उस आदमी की बातें मुझे काफ़ी हद तक तो बोर कर रही थी, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने मुझे बताया कि लगभग 7 साल पहले की बात है। इस गांव के अंदर लोगों में खुशी का माहौल हुआ करता था, लेकिन फिर एक रात की दहशत ने पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया। उस रात अमावस की रात थी। वीर नाम का एक लड़का जो अपनी जॉब खत्म करके घर के लिए लौट रहा था, क्योंकि उस समय काफी रात हो चुकी थी और ऐसे में चारों तरफ काफी अंधेरा पसरा हुआ था। वीर को शिकार करना बहुत पसंद था। वो हमेशा से खरगोश और अन्य जानवरों को पकड़कर उन्हें बेचता, तो कभी अपने घर में उनका पकवान भी बना लेता। लेकिन आज जब गांव के लोगों ने वीर को इस तरह भागते हुए देखा, तो उनका शक यकीन में तब्दील हो गया। पहले से ही लोग वीर के ऊपर अलग अलग करतूतों का आरोप लगाया करते थे, लेकिन जब गांव के लोगों ने देखा कि वीर शिकार करने के लिए भाग रहा है, तो गांव के लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसको अमावस की रात का कातिल मानकर तड़पा तड़पा कर वहीं मार डाला। वो रात उस गांव की आखिरी चैन की नींद थी। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे गांव में दहशत मचा दी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को उन्होंने बेवजह ही मार डाला, वो पूरे गांव से बदला लेगा। उस रात के बीतने के ठीक 2 दिन के बाद ही उस गांव में धीरे धीरे लोगों की मौत होने लगी। उस लड़के के घर के बाहर ही लोगों की लाश मिलती है, उनका शरीर कटा फटा मिलता। कहते हैं कि उस लड़के की भूख ने पूरे गांव को शमशान घाट के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। जब गांव के अंदर खौफ कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे गांव के लोगों ने उस गांव को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी इन चीजों के ऊपर यकीन नहीं करते थे और इस चीज को महज एक महामारी समझने लगे। लेकिन वो ये बात भूल चुके थे कि महामारी से तुरंत मौत नहीं होती, और जो उस गांव के अंदर बचते, धीरे धीरे वो भी मौत के घाट उतर जाते।
ये सिलसिला लगातार 2 महीनों तक चला। उसके बाद इस गांव के अंदर से लोगों ने निकलना ही बेहतर समझा। कहते हैं कि आखिरी बार यहाँ एक मासूम छोटे से बच्चे की मौत हुई थी और उसके बाद ये मौत का सिलसिला थम गया। लेकिन जिस लड़के को गांव के अनपढ़ और गंवार लोगों ने तड़पा तड़पा कर मारा था, वो किसी भी तरह लोगों को यहाँ बुलाता है और फिर उसे मौत के घाट उतार देता है। उस आदमी की ये सब बात सुनने के बाद एक पल के लिए मैं उस आदमी की तरफ ही देखता ही रह गया। वो आदमी अभी भी आराम से कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। अभी भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, उस लड़के ने क्या किया? लेकिन इस बार उस आदमी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर तक उस पूरे मकान के अंदर एक अजीब सी शांति छाई रही। फिर उस आदमी ने अचानक से कहा, कहते हैं कि आज भी मकान नंबर 11 के अंदर वो लड़का राज करता है। उसकी आत्मा उस मकान में गिरफ्त है। जो उस मकान में पहुंचता है वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान वहीं गंवा देता है। ये सुनने के बाद मेरे हाथ पैर फूल गए। मेरी सांसें अब गले में ही अटकने लगी, क्योंकि मैं जिस जगह पर बैठा हुआ था ये मकान नंबर 11 ही था। अभी मैं उस आदमी से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसने कहा, अरे माफ कीजिएगा भाई साहब, मैं तो आपको पैसे देने ही भूल गया। फिर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने देखा कि उसके हाथ में कुछ पैसे थे, पर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही मैं उसके चेहरे के पास गया तो आगे का नजारा देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मैंने देखा कि उस आदमी की आंखें एकदम सफेद थी। जैसे जैसे मेरा चेहरा उस आदमी के चेहरे के पास गया तो वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कनें तेज होती गई। मैंने किसी तरह उसके हाथ से पैसे लिए और अपने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछकर जल्दी से उस मकान के बाहर निकल गया। जैसे ही मैं उसके मकान से बाहर आया तब मुझे हल्की चैन की सांस मिली। अब की बार मैं अपनी बाइक के पास पहुंचा और अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज आई, अरे ओ जोमेटो वाले भैया, जरा 1 मिनट रुकना, मुझे भी आगे तक छोड़ देना। जैसे ही मैंने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि ये वही आदमी था जिसने अभी अभी मुझे इस गांव का एक डरावना किस्सा सुनाया था। उस आदमी को अपनी ओर आता हुआ देखकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे अपनी बाइक लेकर यहां से निकल जाना चाहिए या फिर उस आदमी का वेट करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि मुझे यहां से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि ये इलाका खतरे से खाली नहीं था। लेकिन मैंने जैसे ही बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, वो स्टार्ट ही नहीं हुई। यहां तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ठाक था। फिर जैसे ही वो आदमी मेरे पास आया तो उसने कहा, चलिए भैया, अपनी बाइक को स्टार्ट कीजिए। मैं चुपचाप किसी जिंदा लाश की तरह अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने में जुट गया। हैरान तो मैं तब हो गया जब मैंने देखा कि वो लड़का जैसे ही मेरी बाइक के पीछे बैठा तो पहली ही बार में बाइक स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अपनी बाइक को घुमाया और उसे लेकर वहां से निकलने लगा। किसी तरह से मैंने हिम्मत करके उस लड़के से पूछा, भैया, वो आपको किधर जाना है? लेकिन मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी ज्यों का त्यों बाइक के ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने फिर से उस लड़के से कहा, भैया, आप बताओ तो सही कि आपको किधर जाना है। लेकिन इस बार भी उसकी तरफ से मुझे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाइक के पीछे तो कोई मौजूद ही नहीं है।
एक बार के लिए जब मैंने बाइक के साइड मिरर में देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बाइक के पीछे का हिस्सा एकदम खाली हो। थोड़ी देर तक ड्राइव करने के बाद मैंने एक बार फिर से उस आदमी को कहा, भैया आप बताइए तो सही कि आपको किधर जाना है। लेकिन फिर से उस आदमी का कोई जवाब नहीं था। अब मुझे उस आदमी के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने बाइक को एक जगह पर रोका और फिर मैं जैसे ही पीछे घूमा तो वहां का दृश्य देखकर मेरे पैर सुन्न पड़ गए। मैंने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। वहां का दृश्य एकदम साफ था। मैं अभी भी उस गांव से बाहर नहीं निकला था। ऐसे में मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया और मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया, क्योंकि अब मैं इस बात को समझ गया था कि जिस लड़के की वो आदमी बात कर रहा था असल में वो वही लड़का था और अब शायद मुझे बहुत बुरी मौत मारने वाला था। फिर भी मैंने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और अपनी बाइक को स्टार्ट की और फिर वहां से निकलने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी भूतिया फिल्म का पार्ट बन गया हूं। मैं बार बार पीछे घूमकर देखता और डर के मारे बाइक को भगाता रहा। अंत में मैं उस जगह पर पहुंचा जहां उस गांव का एक आखिरी हिस्सा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी दौड़ती हुई बाइक ने अचानक ही मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही मेरी बाइक एक गलत जगह पर आकर रुकी तो उसके साथ ही मैं पागलों की तरह अपनी बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे से अपने कदम पटकते हुए मेरी तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं ये बात तो साफ हो गई थी कि ये जो भी था कोई नॉर्मल आदमी तो नहीं था, क्योंकि इस सड़क के ऊपर कोई नॉर्मल आदमी घूम ही नहीं सकता। ये पूरा गांव खाली था और इसके अंदर महज एक ही आदमी था जो पिशाच रूप में घूमता था, और वो वही शख्स था जो इतनी देर मेरी बाइक के पीछे बैठा हुआ था। मुझे लगा कि अब मुझे 8 से 10 किलोमीटर के रास्ते को पैदल ही पार करना होगा। अगर मैंने इस रास्ते को पैदल पार नहीं किया तो फिर वो आदमी और लोगों की तरह मुझे भी मौत के घाट उतार देगा। उसके बाद मैंने अपनी बाइक को वहीं पर खड़ा किया और वहां से पैदल पैदल भागने लगा। मेरी बाइक वहीं की वहीं खड़ी थी और मैं उस कच्ची सड़क के ऊपर लगातार भागता जा रहा था। थोड़ी देर तक भागने के बाद मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी झोपड़ी नजर आने लगी। लेकिन जब मैं यहां पर पहुंचा था तो मुझे ऐसी कोई झोपड़ी नजर नहीं आई थी। लेकिन अब पहली बार मुझे उस कच्ची और सुनसान पड़ी सड़क के बगल में कोई लाइट चमकती हुई नजर आई थी। जब मैंने बड़े ही ध्यान से देखने की कोशिश की तो पाया कि वो एक छोटी सी टपरी थी और वहां पर कुछ गिने चुने छोटे मोटे बल्ब लगे हुए थे। ये नज़ारा देखकर मैं हैरान तो था, लेकिन मेरे लिए एक उम्मीद जग गई थी कि मैं अपनी जान बचा सकता हूं। उसके बाद मैं उस झोपड़ी की तरफ चलने लगा, लेकिन तभी मुझे पीछे से महसूस हुआ कि कोई गाड़ी आ रही है। जैसे ही मैंने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि यह सिर्फ एक हेडलाइट थी, और एक हेडलाइट का मतलब था कि यह कोई बाइक वाला था। उस बाइक को इधर आता हुआ देखकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने तुरंत ही उस बाइक के सामने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया, पर जैसे जैसे वो बाइक मेरे करीब आ रही थी वैसे वैसे मेरी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये बाइक तो मेरी ही थी। अब मैं उसे बड़े ही आश्चर्य से देखने लगा। जब मैंने अपनी बाइक पर ठीक से नजर डाली तो पाया
कि मेरी बाइक को वही शख्स चला रहा था जिसने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई थी, या फिर यूं कहें कि ये वही पिशाच चला रहा था। उसके बाद मैंने आओ देखा न ताओ और सरपट भागते हुए उस झोपड़ी की तरफ चल पड़ा, जिस तरफ मुझे वो हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी, क्योंकि अब वही मेरे लिए मेरी जान बचाने का एक उत्तम स्थान था। वैसे तो वहां पर भी मेरे लिए कोई ना कोई खतरा तो हो ही सकता था, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने इस आदमी से एक बार फिर से मुलाकात की तो ये मुझे मौत के घाट उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं दौड़ता हुआ उस झोपड़ी की तरफ निकला। हालांकि मेरी बाइक उस जगह पर आकर खड़ी हो गई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस बाइक की तरफ से भी कोई आ रहा है। खैर, मैंने भी अपनी रफ्तार में कोई कमी नहीं खलने दी और तेज गति के साथ बस चलता रहा। थोड़ी देर तक आगे जाने के बाद मुझे उस झोपड़ी के पास कोई भटकता हुआ नजर आने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस झोपड़ी के पास कोई तो है, और ये देखकर मेरी जिंदगी जीने की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई। अब तक मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरी आखिरी रात है, लेकिन जैसे ही मैंने उस झोपड़ी और वहां पर भटक रहे आदमी को देखा तो मेरी सांस में सांस आई। उसके बाद मैं उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी था जिसने सफेद रंग का चोगा पैजामा पहन रखा था और उसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी। उसने जैसे ही मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वो सतर्क हो गया और उसने अपने हाथ में एक दिया पकड़ लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करने क्या वाला था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, दादाजी, मेरी जान खतरे में है। मैं अभी अभी एक बुरी बला से अपनी जान छुड़ाकर आया हूं और वो मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मेरी बातें सुनने के बाद उस आदमी ने मुझे घूरते हुए देखा और बोला, कहां से आ रहे हो तुम? उसके बाद जाकर मैंने उस बूढ़े आदमी को अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। मेरी पूरी बातों को सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, चिंता मत करो, वो शख्स यहाँ पर नहीं आ पाएगा। मेरी झोपड़ी के चारों तरफ मैंने एक ऐसी मंत्रित रेखा बनाई है जिसके अंदर कोई भी काली बुरी ताकत दाखिल नहीं हो सकती, खासकर वो जो लोगों को मौत के घाट उतारती है। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये बूढ़ा आदमी आखिर था कौन और यहाँ पर क्या कर रहा है। देखने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर इसका अड्डा है और ये यहीं रहता है। फिर मैंने यही सवाल उस आदमी के सामने जताते हुए कहा, लेकिन दादाजी, आप रात भर यहाँ करते क्या हैं? आपको तो इतनी रात को आराम करना चाहिए, फिर आप इतनी रात को बाहर क्यों भटक रहे हैं? मेरी बात सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। उस बूढ़े आदमी ने हल्के से स्वर में कहा, देखो बेटा, सारी बातें बताने लायक नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। शायद उसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो वो लड़का हमारे ही गांव का था और मैं उसी गांव में रहा करता था, लेकिन उस गांव के खौफ ने मुझे इस कदर डरा दिया कि अब मैं इसी जगह पर आकर रहने लगा हूं। सालों से यहीं रह रहा हूं। इतना कहने के बाद उस बूढ़े आदमी ने चुप्पी साध ली। वैसे तो ये एरिया भी उसी गांव के अंदर आता था, लेकिन इस गांव के इस जगह में ऐसी क्या खास बात थी कि वो प्रेत यहां पर नहीं आ पाता। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। उसके बाद उस आदमी ने मुझे अपने पीछे पीछे आने को कहा। जहां मैंने सोचा था कि उस आदमी के पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी होगी, तो मैं वहां से सरासर गलत साबित हो गया।
ठीक से देखने पर पता चला कि उस आदमी के पास एक झोपड़ी के अलावा बहुत सारा ऐसा इलाका था जिसमें 20 से 30 लोग आराम से रुक सकते थे। 3 से 4 कमरे बने हुए थे। वो आदमी मुझे एक छोटे से कमरे में ले गया। वहां पर भगवान की कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। सच में वो कमरा बैठने से ही चैन दे रहा था। उसने मुझे वहां पर बैठाते हुए कहा, देखो बेटा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सुबह होते ही यहां से निकल जाना। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। उसके बाद मैंने उस आदमी को बताया कि मैं एक जोमेटो का डिलीवरी बॉय हूं जो डिलीवरी करने का काम करता है। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास ही मुझे ये सारा ऑर्डर मिला था और इस वजह से ही मैं इस गांव के अंदर दाखिल हुआ था, वरना मुझे इस गांव से कोई लेना देना नहीं था। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। मेरी बात सुनने के बाद उस बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। पहले भी यहाँ पर बहुत सारे बाइक राइडर आए हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम आइंदा इस चीज का ध्यान रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी अजीब ना हो। इतना कहने के बाद वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और उसके बाद पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा सर अब भारी होने लगा। मेरी पलकें अब भारी हो रही थी। मैं अपनी आंखों को खुला रखने की कोशिश कर रहा था। आंख भारी होने की वजह से मैं अपनी आंखों को ठीक से खोल पाने में नाकाम था और आखिर में वही हुआ जिसका मुझे डर था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली और वहां का दृश्य देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि इस बार मैं एक खाली जगह पर सोया हुआ था जहां चारों तरफ मुझे खाली जगह दिखाई दे रही थी। वहां एक साफ और सुनसान इलाका था। इसे देखने के बाद मेरा दिमाग सनक गया, क्योंकि रात को तो यहाँ पर बहुत सारी झोपड़ियां बनी हुई थी और एक बहुत ही बूढ़ा टाइप का आदमी नजर आ रहा था। फिर आखिर में ये सब क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद मैं उस धूल से सनी हुई जमीन से उठा और ठीक उसी जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे अपनी बाइक की आवाज सुनाई दी थी। जैसे ही मैं उस सुनसान पड़ी जमीन पर पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि मुझे अपनी बाइक सड़क के ठीक ऊपर खड़ी हुई नजर आ रही थी। बाद में मैंने ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही अपनी बाइक लेकर वहां से निकल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैं अपने इलाके में पहुंचा। वहां जाते ही मैंने देखा कि पहले से वहां पर हड़कंप मची हुई थी। मेरे बारे में सब लोग इधर उधर पूछ रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही अंकुश भैया ने मुझे देखा तब जाकर उनके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखाई दिया। वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भाई तू ठीक तो है ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई? फिर उसके बाद मैंने उनके साथ साथ उन सभी लोगों को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद हमारा ओनर मेरे पास आया और उसने कहा, लालच में इतना भी आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जान जोखिम में डाल दे। तुमने काम को तो बखूबी किया, लेकिन तुमने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। मैं तुम्हें प्रमोट तो कर देता, लेकिन अगर तुम्हारी जान चली जाती तो ये पैसे किस काम के? कहीं ना कहीं हमारे ओनर की बात भी बिल्कुल सही ही थी, इसलिए मैंने अपनी गर्दन झुका ली और चुपचाप उनके ताने सुनने लगा। धीरे धीरे वहां का माहौल शांत हुआ और फिर मैंने अंकुश भैया को उस बूढ़े आदमी के बारे में बताया, तो वो भी उसके बारे में सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी उन्होंने इस तरह के आदमी के बारे में नहीं सुना था। मेरी बात को सुनने के बाद वो थोड़े हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा, देख भाई, तेरे गले में साईं बाबा की लॉकेट है और तुझे तो पता ही है साईं बाबा झोपड़ी में ही रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं
कि उन्होंने ही तेरी जान बचाई हो। दोस्तों, हमारे यहाँ साईं बाबा काफी पूजनीय है और मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ।